भूल गए तो क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ एग्जामिनेशन ना नहीं मैम, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। ओके इलस्ट्रेशन नंबर 3 MCQ के नीचे होगा आई थिंक 1 2 एंड दिस इज 3 हाँ बोलिए टेल मी कोई पर्टिकुलर पॉइंट में यस मैम, एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट में वहां पे जो लिखा हुआ परसेंटेज डेप्रिसिएशन का वो निकल नहीं रहा है। provision for debt is 5%, interest on capital 5%, depreciation हेलो, yes नो मैम यहाँ पर नहीं, इलस्ट्रेशन 3। this is illustration 3 in my book. नो मैम, ये क्वेश्चन नंबर 3 Okay, है, I'm very प्रैक्टिकल sorry, क्वेश्चन। I'm very sorry, let us come to the illustration number 3. Yes, illustration number 3 में मैम यहाँ पे हाँ बोलो एडजस्टमेंट में है, एडजस्ट मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट। अच्छा एक मिनट मशीनरी का डेप्रिसिएशन देखना है ना ओके 71 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ना आई। 71 नहीं है दिस इज 7.5% 7.5% इतना 71% इतना से कहीं डेप्रिसिएशन होगा इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन जनरली नहीं हो सकता है बट जनरली नहीं होता ओके 10% इज मशीनरी एंड 7.5 ये देखो ठीक आपकी गलती नहीं है 71/2 यू आर राइट ना दिस इज नॉट 71/2 दिस इज 7.5% ओके अब बन जाएगा वो इसलिए आंसर नहीं आया। हाँ हो सकता है चलिए और कोई डाउट any other doubt any other question from all students मतलब ये चैप्टर बन जाएगा राइट कैन आई एज्यूम नाउ Yes, ma'am. इस चैप्टर में देखो जनरली हम भी आपको ये भी बता देते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाने आएगा पूरा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल दे सकता है लेकिन वो अगर वैसा कवरेज करेगा तो क्वेश्चन का नंबर कम से कम 15 होना चाहिए राइट ना 15 नंबर से बिलो का नहीं बनेगा और जनरली अगर उसको कंप्लीट देना है तो वो ट्रेडिंग कंसर्न का देगा ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही जनरली बनाने आएगा इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन आप पर्पस इज ओवर जो हम लोग ने कॉस्ट में गए कॉस्ट शीट समझा टर्म्स समझे ओवरहेड समझा डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो मेनी न्यूमेनक्लेचर आज इस बार नए हम लोगों ने पढ़ा है जो आपको इंटर लेवल का है तो यहाँ पर क्या यूज है बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने में एंड इफ यू नो हाउ टू ड्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप पर्पस इज ओवर तभी आप जो बुक के क्वेश्चंस है उसको जरूर बनाएंगे चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो सेल्फ एग्जामिनेशन हो रीजन ये क्वेश्चंस सीए सीपीटी बुक में नहीं थे दीज ऑल आर न्यू क्वेश्चंस तो हो सकता है इंस्टीट्यूट को करना क्या नए क्वेश्चंस को खोजना और आपके एग्जामिनेशन में देना है तो ये सारे क्वेश्चन को छोड़े वी विल नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन चाहे वो इलस्ट्रेशंस के हों चाहे वो सेल्फ एग्जामिनेशन के हो राइट ठीक है कर लेंगे Yes, ma'am. कर लेंगे क्या होता है यस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहाँ मिला तुम्हें मैम? आप एक दिन पढ़ा रहे थे ना तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना कॉस्ट शीट बनाते हो इफ दिस इज द कॉस्ट शीट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाटर बॉटल और अ लैपटॉप ठीक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इज अगेन इट प्रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन टी फॉर्म मतलब जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो ना कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाते हो टी फॉर्म में टी फॉर्म बिग टी अल्फाबेट टी तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इज अगेन अ कॉस्ट शीट ये भी कॉस्ट शीट है बट इट इज प्रिपेयर्ड इन टी फॉर्म एंड कौन बनाता है नॉट ऑल ऑफ द पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बेटर टू कॉल देम जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेट करते हैं जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं जैसे मॉल बना रहे हैं ऑफिस बना रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेट करते हैं जिनका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है लाइक बिल्डिंग का
वो एक साल में नहीं होता। आप कभी भी देखो बिल्डिंग बनता है तो इट टेक्स मोर ईयर्स, Y1, Y2, Y3, Y4। आप Y1 में काम स्टार्ट किए, Y4 में एंड हो रहा है, यहाँ पर जाके आपकी बिल्डिंग एक्चुअल में बन रही है। तो प्रॉफिट आप, खर्च आप कब कर रहे हो? आप 4 साल में कर रहे हो। इनकम, एक्चुअल एक्सपेंस कब पता चलेगा? Y4 में पता चलेगा, राइट और नॉट? टोटल एक्सपेंस कब पता आपको कंस्ट्रक्शन में? Y4 में, यस मैम। ओके, लेकिन सेल वैल्यू हो सकता है बिल्डिंग बना रहे हो, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड सेल वैल्यू, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आप मिस्टर ए के लिए बिल्डिंग, यू आर अ बिल्डर, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, आप कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। एक पर्सन आया, मेरे लिए एक बिल्डिंग बना दो। कैसा बिल्डिंग चाहिए आपने पूछा, आपने कोट किया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए, ठीक है। 2 करोड़ रुपए आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ये प्राइस कोट कर दिया, राइट। तो इनकम तो पता है कि 2 करोड़ मिलेगा, लेकिन खर्च, टोटल खर्च कब पता चलेगा? जब बिल्डिंग बन जाएगा। और बिल्डिंग कब बन रहा है? आफ्टर द एंड ऑफ 4 years, जब 4 साल खत्म होगा। तो टेल मी, एक प्रॉब्लम आएगा ना कि Y1 में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट तो आपको हर साल का निकालना है, राइट। प्रॉफिट आपको एवरी ईयर का निकालना है। Y1 का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? खर्च तो पता नहीं है। Y2 का खर्च पता नहीं है। खर्च तो हमें जब तक 4 साल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हमें टोटल एक्सपेंस नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए एक तरीका है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बनाने का, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग बना करके कॉस्ट प्रॉफिट निकाला जाता है Y1, Y2, Y। इसका कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ओके मैम। अकाउंटिंग is the way to prepare cost sheet for contractors। बेसिक इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 1 साल से ज्यादा टाइम लेता है कंस्ट्रक्शन वर्क। इफ कंस्ट्रक्शन वर्क टेक्स टाइम मोर देन अ ईयर, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का रूल्स फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? नॉट इन आवर सिलेबस, अभी नहीं है, आगे जाके आएगा। ओके ना? यस मैम। और कोई कुछ पूछना है? नहीं। शिफ्ट टू अ न्यू चैप्टर। Shall we shift to a new chapter? Anyone? जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, कोई डाउट? ओके, चलिए। तो आज का अब अपना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर लेफ्ट है? कैन यू प्लीज टेल मी? मैम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर्स, कंपनी अकाउंट। हाँ, यूनिट 2 का आप बात कर रहे हो, है ना? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 में एक चैप्टर पार्टनरशिप वी विल टेक। कंसाइनमेंट कंप्लीट हो गया है आपका? यस मैम। ओके, इन्वेंटरी भी बाकी है। यस। तो आज इन्वेंटरी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके मैम। What do you mean by the term inventory? कोई बता सकता है इन्वेंटरी का मतलब क्या आता है? स्टॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्वेंटरी मीन्स स्टॉक। और स्टॉक कितने प्रकार का होता है? क्लोजिंग स्टॉक को मैम इन्वेंटरी बोल सकते हैं। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, है ना? ये भी आप जानते हैं। यस मैम। इन्वेंटरी कितने प्रकार का होता है? इफ आई आस्क यू, देन आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इन्वेंटरी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कोई बताएगा? अभी जस्ट कॉस्ट शीट में पढ़े हैं। फैक्ट्री स्टॉक बोला मैम। रॉ मटेरियल होता है इन्वेंट्री, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस होता है, स्टॉक ही तो है। और फिनिश गुड्स होता है। यस मैम। अगर मैन्युफैक्चरर है तो, इफ अ पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर, उसके पास स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। इन्वेंट्री 3 प्रकार का होता है। रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है, राइट, फॉर मैन्युफैक्चरर। और अगर ट्रेडर होता है तो उसके पास सिर्फ इन्वेंट्री होता है फिनिश गुड्स, राइट। ओके, तो इन्वेंट्री एक छोटा सा आपको हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक आपको सिचुएशन देते हैं। इन्वेंट्री कब खरीदा जाता है? आप बोलोगे साल भर खरीदते हैं। गुड्स, इन्वेंट्री आर द स्टॉक ऑफ गुड्स विच विल बी सोल्ड। और हमारा ये जो चैप्टर है, वी आर कंसर्न विद द इन्वेंट्री ऑफ ट्रेडर ओनली।
मैन्युफैक्चर की इन्वेंट्री से हमें मतलब नहीं है, उनसे मतलब कब होगा, सीए इंटर में होगा, जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे डिटेल में, जो अभी थोड़ा सा आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा और यहाँ पर देखा रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री मीन्स फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली, राइट। तो इन्वेंट्री का एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्वेंट्री हम लोग कब खरीदते हैं, आप बोलोगे थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स हमारे पास रहता है कुछ दिनों के लिए, एंड देन ये गुड्स को बेच दिया जाता है, ठीक है ना। और जो गुड्स ईयर एंड में नहीं बिकता है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनता है। गुड्स या तो बिकेगा या तो फिर क्लोजिंग स्टॉक बने, राइट। दिस इज ओके ना, कोई दिक्कत इसमें? जो मैंने हम लोग सामान ही तो खरीदते हैं, जिस गुड्स पे ट्रेड करते हैं वो गुड्स खरीदते हैं, बिक जाता है तो सेल है और नहीं बिकता है तो क्लोजिंग स्टॉक, यही दो बातें होती हैं। इसको चलिए एक बार थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। द गुड्स परचेज थ्रू आउट द ईयर, या तो ये बिकेगा या तो बचेगा, और जो बचेगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है। गुड्स कब खरीदते हैं, व्हेन इट इज परचेज्ड, तो आप बोलोगे साल भर खरीदते हैं, यस, एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी वीक आप परचेज कर सकते हो। सपोज एक छोटा सा इश्यू देते हैं, हम लोगों ने क्या खरीदना और बेचना, वी टेक स्मॉल एग्जाम्पल, वी आर अ ट्रेडर, हम लोग पेन बेचते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया। तो सो वन डे वी हैव परचेज 1000 पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ओनली। ये हम लोगों ने पेन खरीदा बेचने के लिए, कौन से डेट पे, चलो डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी का डेट लेते हैं, 2021 को हमने पेन खरीदा, ठीक है। 3 महीने की बात करते हैं, जनवरी में खरीदा, मार्च अपना ईयर एंड आ रहा है, राइट। इस 3 महीने के पीरियड में हम लोगों ने 700 पेन बेच दिया। कितने रेट पे बेचा, चलिए 15 रुपए पर पेन के रेट पे बेच दिया। एट द एंड क्लोजिंग मतलब 31/3/21 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पेन का नंबर बता सकते हो कितना बचेगा, 1000 पेन। 300। वी डोंट हैव अ, वेरी गुड, वी डोंट हैव ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अभी 0 मान लेते हैं। 1000 पेन खरीदा है, 700 पेन बेच दिया और 300 पेन बचा हुआ है, जिसको अगर हम बेचेंगे फ्यूचर में तो 15 रुपए में बिकेगा, ऐसा उम्मीद है। तो अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, इन्वेंट्री कहाँ दिखता है, टेल मी, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखता है, इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में, 2 जगह दिखता है, आप बोलोगे, राइट। कहाँ कहाँ दिखता है बताओ तो, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखता है, तो सेल के नीचे दिखता है, राइट। और बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, करंट एसेट में इन्वेंट्री दिखता है, राइट, क्योंकि ट्रेडर है तो एक ही प्रकार की इन्वेंट्री होगी, दैट इज ये हियर। तो टेल मी इसका वैल्यू, ये 300 पेन जो बच गए हैं इसको आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि 15 से मल्टीप्लाई करोगे? मैम 10 से। आप कहने का मतलब आप इसे कॉस्ट पे दिखाओगे कि सेल वैल्यू पर दिखाओगे? कॉस्ट वैल्यू पे दिखता है, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे इसको कितने वैल्यू पर दिखा, राइट। ऑफ कोर्स आप बोल रहे हो, हम यहाँ लिखते रहे कि 3000 पर दिखेगा और यहाँ भी 3000 पर दिखेगा, लेकिन अगर डिप्रेशन का टाइम है, रेसेशन का टाइम है, पेन नहीं बेच पा रहे हैं, सेल प्राइस काफी लो हो चुका है और हम उसे 9 रुपए से ज्यादा पे नहीं बेच पाएंगे, मतलब कॉस्ट इज 10 बट द सेल वैल्यू इज 9, देन कैन यू प्लीज टेल मी आप कितने रेट पर उसे दिखाओगे? विल इट बी एट 3000 और विल इट बी एट 2700? अब कितने पे दिखाओगे? 2700। हम इसे 2700 पर दिखाएंगे या 3000 पे दिखाएंगे? एनी आइडिया? एक बार पढ़ाए थे आप लोगों को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, शायद लॉस दिखाएंगे हम लोग शायद 300 का। लॉस या प्रॉफिट। आई थिंक ये वॉइस किसका है? जसमीत। जसमीत का वॉइस है। बेटा लॉस या प्रॉफिट, जब तक कोई चीज आप बेचोगे नहीं तब तक नहीं आप इसको एसोसिएट करोगे, जब हम बेचते हैं तब प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन लगा ऑन सकते हैं क्या? कॉस्ट। लेस डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होता है, करंट एसेट पे कभी भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करते हो। तो एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं। इट इज नॉट एबनॉर्मल, क्योंकि बिजनेस है, कभी प्राइस अप होगा कभी प्राइस डाउन होगा, पानी मार्केट प्राइस होगा ना मैम, तो यहाँ फिर पर हमारा कुछ वैल्यूएशन का रूल्स है, ठीक है। वैल्यूएशन का रूल है इन्वेंट्री का
वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे कि इसको कितने पर दिखाना चाहिए। तो हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है, AS2। इसका नाम क्या है पता है? इट इज ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इसका नाम ही है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is, this is V, okay? NRV whichever is lower. Inventory should be valued at cost or NRV whichever is lower. This is the rule. कॉस्ट कितना है? आप बोलोगे 10 रुपए पर पेन है और 300 पेन हमारे पास है, कॉस्ट तो 3000 है, ये पता है। व्हाट इज NRV इन फर्स्ट सिचुएशन? NRV अच्छा NRV को बताइए मैम। NRV तो हमने पहली बार सुना ये टर्म। तो RV का मतलब होता है, इसका पूरा वर्ड हम लोग लिखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो व्हाट इज RV? RV मतलब रियलाइजेबल वैल्यू। इट इज नथिंग बट एस्टिमेटेड सेल प्राइस, अनुमानित सेल प्राइस। अनुमानित क्यों? क्योंकि अभी बेचे नहीं, फ्यूचर में बेचे। क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं बिका है। क्लोजिंग स्टॉक कब बिकेगा? फ्यूचर में। और फ्यूचर में हम सोचे 15, बट इट कैन भी 14 में भी बिक सकता है, 16 में भी बिक सकता है, राइट और नॉट? अच्छा, फ्यूचर को अभी बारिश हो रही है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो या सिर्फ लगा सकते हो? मेरा एक छोटा सा है ना, यस। बारिश आना तो अनसर्टेन है ना, कैसे पता चले? बट हाँ, आज का वेदर के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो ना कि कल आज हो सकता है। कल हो सकता है। तो फ्यूचर को आप कभी श्योरली नहीं बोल सकते, यू कैन ओनली एस्टिमेट। फ्यूचर कैन नॉट बी 100% कंफर्मिटी के साथ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? ऐसा है नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब समझ में आया? अनुमानित सेल प्राइस, जिसमें हम उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को बेचेंगे ऐसी उम्मीद है। गॉट इट? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब, ठीक है। इसका मीनिंग आप लोग लिख लेना। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। नेट का मतलब, नेट का मतलब बेचने में कुछ खर्च होंगे कि नहीं होंगे? जब भी आप बेचने जाओगे तो कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सेल्समैन का कमीशन हो सकता है, जैसे जब बेचेंगे तो पैकिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, डिलीवरी चार्जेस हो सकता है, तो उसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो NRV का पूरा मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे जैसे गिवन कॉस्ट इज गिवन, सपोज हम लोग मान लेते हैं 10 रुपए पर पेन है और सेल प्राइस इस 15 रुपए पर पेन है, लेकिन बेचने जाएंगे तो 1 रुपए के पैकिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे। तो आई कैन से NRV इज इक्वल टू 14 रुपया। इज दिस नाउ क्लियर? NRV का मतलब एस्टिमेटेड माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस इज NRV, ओके। अब हमारी इन्वेंट्री है 300 पेन है, ठीक है। दिस इज नंबर बट इट विल बी वैल्यूड, एक पेन को आप 10 रुपए और 14 रुपए से कंपेयर करोगे, इन दोनों में लोअर को निकालोगे। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। दिस इज आवर कॉस्ट एंड दिस इज NRV। इनमें से लोअर कौन है? 10 रुपया। सो 10 रुपए पर पेन का कॉस्ट लिया जाएगा, इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। वी हैव 300 पेन्स, दिस इज नंबर एंड दिस इज प्राइस पर पेन, प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस पर पेन, और दिस इज 3000 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। और यही इसी वैल्यू से हमारा इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखेगा। गॉट इट? इज इट ओके? Yes, ma'am. बट इफ द सिचुएशन इज NRV 10, सेल प्राइस अगर 10 रुपया होता तो सेल प्राइस 10 रुपया होता और बेचने का खर्च 1 रुपया,
तो कॉस्ट तो 10 रुपए ही रहेंगे, राइट? प्राइस पे लगाते मैम। एनआरवी इज 10 रुपया सेल प्राइस है और सेलिंग एक्सपेंसेस 1 रुपया है, सो एनआरवी इज कमिंग 9 रुपए पर पेन। नाउ लोअर कौन सा है, प्लीज टेल मी। सेलिंग NRV. NRV is lower, so it multiplied by 9 and 300 is our number of pens, so 2700। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2700 रहेगा और यही बैलेंस शीट में भी शो होगा। गॉट इट ना? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आप सीख गए। छोटा सा फॉर्मूला था, छोटा सा रूल था, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कौन बोल रहा है? ये AS2 बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी, अभी हमारे पास 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं टोटल, ऑल आर इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या है चैप्टर 1 में हमें थोड़ा सा कवर करना है, वहां हम लोग डिटेल में, मतलब इससे तो ज्यादा आज जितना पढ़ो से कहीं ज्यादा हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पर इतना ओके। AS2 ये कभी नहीं भूलेंगे, नंबर कभी नहीं भूलेंगे, AS2 इज ऑन, नाम भी नहीं भूलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे किया जाता है आप सीख गए। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो कॉस्ट क्या है, जितना में हम खरीद के लाए वो कॉस्ट। एनआरवी क्या है, सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेल प्राइस। आप बोलना कभी भी आपको फुल फॉर्म आए एनआरवी का तो आप सेल प्राइस मत बोलना, एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लेस कर देते हैं तो हमें मिलता है एनआरवी। और इन दोनों को कंपेयर करके हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इतना जरूरी है कि इसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया? क्यों जरूरी है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन, करेक्ट वैल्यूएशन? हम 3000 की जगह अगर इन्वेंट्री का वैल्यू 3500 लिख दे बाय चांस तो क्या गलत हो जाएगा? या कम लिख दे 2800 लिख दे तो क्या गलत हो जाएगा? कहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कैन यू प्लीज टेल मी, कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? बैलेंस शीट में एसेट ज्यादा दिखेगा मैम, है ना? 35 तो अगर 500 से ज्यादा दिखेगा। हाँ ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और ग्रॉस प्रॉफिट के कारण नेट प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। आप क्लोजिंग स्टॉक सेल के नीचे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। क्रेडिट साइड का सीधा इफेक्ट प्रॉफिट पर है और डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसको ज्यादा लिखोगे तो उतने ही रुपए से प्रॉफिट ज्यादा होगा और अगर इसको आप कम लिखोगे तो उतने ही रुपए से प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, ये समझ में आया? ये सेल के साइड है, इनकम के साइड है, आप ऐसे बोलो। और इनकम को आप ज्यादा बढ़ाओ, हायर द इनकम हायर विल बी द प्रॉफिट और नॉट। टेल मी, इनकम अगर ज्यादा लिख दोगे, बाकी खर्चे अगर उतने ही है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्लीज टेल मी। बढ़ जाएगा, सब ज्यादा को ये क्लियर है? हायर द इनकम हायर विल बी द प्रॉफिट। हायर द इनकम अगर ज्यादा है और खर्च में कोई चेंज नहीं है, हायर विल बी द प्रॉफिट, राइट ना? अगर गलती से हम इनकम को बढ़ा दें तो उतने ही रुपए से प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मींस गलती से हम इनकम को घटा दें तो प्रॉफिट भी उतने ही रुपए से घट जाएगा। क्या ये क्लियर है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गलत लिख दें, गलती से ज्यादा लिख दें, ओवर वैल्यू कर दे, दो ही चीज है ना। 3000 की जगह 3500 लिख रहे हैं तो कैन आई कॉल इट ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री? 3000 शुड बी द करेक्ट वैल्यू, अगर उसके जगह गलती से हम 3500 कर दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। और गलती से कम लिखते तो इसका क्या नाम होना चाहिए? कैन यू प्लीज टेल मी? अंडर वैल्यू। ओवर वैल्यू होगा यस, टेल मी। मैम, ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा और एक अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा। यस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा लिखते हैं गलती से तो प्रॉफिट उतने ही रुपए से ज्यादा हो जाएगा, और गलती से हम कम लिख दें तो प्रॉफिट उतने ही रुपए से कम हो जाएगा। तो करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बहुत जरूरी है। वाई? एक क्वेश्चन है, करेक्ट
valuation of inventory is required or needed. इसका रीजन क्या, हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए, तभी तो AS2 ने बोला, अभी तुमने आपको रिजल्ट दे दिया कि AS2 बोलता है लोअर पे ले जाओ भाई, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन AS2 बोला क्यों है, तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्यों चाहिए। तो पहला रीजन है इसका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है थ्योरी का, टू ascertain करेक्ट इनकम, करेक्ट इनकम, इनकम ऑफ कॉस्ट यहाँ पर, लेकिन वर्ड वहां पर इनकम ही लिखा हुआ आपके बुक में, शायद देख लेंगे। सही इनकम, सही प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन होना जरूरी है। अग्री और डिसअग्री? Yes, ma'am. 3000 की जगह हम 2800 लिख देंगे, तो 200 रुपए से अगर आप 3000 होना चाहिए, अगर आप अंडर वैल्यू कर दिए, गलती से 2800 लिख दिए, तो प्रॉफिट कम देगा। आपका प्रॉफिट Profit ज्यादा घट जाएगा। अगर कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाए, ठीक है। और गलती से अगर हम 3000 की जगह 3500 लिख दिए तो 500 रुपए से प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाए। तो इन ऑर्डर टू ascertain करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट इनकम, करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। गॉट इट ना? पहला रीजन, हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए इन्वेंट्री का, तभी सही प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। कम टू द सेकेंड रीजन। अब इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का जो 2 जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। तो बैलेंस शीट में ये करंट एसेट के रूप में आता है इन्वेंट्री, राइट। और बैलेंस शीट क्या बताता है आपका, बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है? करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर गलती से आप इन्वेंट्री का वैल्यू गलत लिख दिए, अगर आप यू हैव पुट रॉन्ग वैल्यू इन इन्वेंट्री, तो आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं मिलेगा। टू नो, और या नो की जगह ascertain भी लिख सकते थे, ठीक है। टू नो द, टू ascertain करेक्ट या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों वर्ड हो, करेक्ट भी लिख सकते हो या ट्रू भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए भी इन्वेंट्री का सही वैल्यू जानना जरूरी है। गॉट इट? ये सेकंड रीजन था, याद रहेगा ना, आसान है। इन्वेंट्री कहाँ कहाँ जाता है, तो ट्रेडिंग PL में जाता है और बैलेंस शीट में जाता है। तो सही इनकम निकालने के लिए और सही फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इन्वेंट्री का सही वैल्यू निकालना जरूरी है। और रीजन है इन्वेंट्री, अच्छा आप लोग कुछ रेशियो पढ़े हो 12th में? Yes, ma'am. यस, लिक्विड रेशियो का नाम सुना है? लिक्विड रेशियो, रेशियो 1:1। हाँ, तो कैसे निकालते लिक्विड रेशियो या करंट रेशियो? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस Current liabilities. है ना। तो करंट एसेट में वन ऑफ द आइटम इज इन्वेंट्री ना। करंट एसेट का एक आइटम क्या है, मेजर आइटम? हाँ है इन्वेंट्री। तो सही लिक्विडिटी पोजीशन निकालने के लिए भी इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन जरूरी है। तो थर्ड ये है टू नो द लिक्विडिटी, लिक्विड पोजीशन, क्या लिखा आपके बुक में, देख लेते हैं टर्म क्या यूज किया। 4 रीजंस, आई थिंक इट मस्ट बी देयर। देखो, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। सही इनकम निकालने के लिए यहाँ पर टॉपिक क्या है आप देख लो अपने, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, जो S2 की बात कहीं जरूर किया होगा। ये देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अराइजेस, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, ड्यू टू वेरियस रीजंस। यही हम बोल रहे 4 मार्क्स क्वेश्चन है। पहला है करेक्ट इनकम निकालने के लिए, दूसरा है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, तीसरा लिक्विडिटी एनालिसिस, टू नो, टू मेक लिक्विडिटी एनालिसिस, करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज नीडेड, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है, राइट ना। सो करंट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर सही हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रखेंगे तो लिक्विडिटी एनालिसिस सही होगा, अदरवाइज
अदरवाइज गलत हो सकता। तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। लिक्विडिटी एनालिसिस एंड द लास्ट इज बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। स्टैट्यूटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ, कंप्लायंस मीन्स रिक्वायर्ड, क्योंकि कानून ने ऐसा कहा है। तो कानून ने कहा है तो दैट इज कंपनीज एक्ट में, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, कि करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड, requires valuation of each class of inventory, that is raw, WIP and finished goods. So ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे, करेक्ट इनकम डिटर्मिनेशन, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, थर्ड लिक्विडिटी एनालिसिस, फोर्थ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। ये कारणों से हमें इन्वेंट्री का सही वैल्यू निकालना जरूरी है। गॉट इट? इज इट ओके? एक थ्योरेटिकली हम लोगों ने इस चीज को कवर किया। अब इन्वेंट्री में क्या क्या, ये देखो यहाँ पर आपका वही डायग्राम बना हुआ है, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ओके, वी विल कम टू दैट। ये आपके बुक में ही लिखा, दिस इज, ये कहाँ से ये लिया है, ये AS2 से लिया है, AS2 में ये बात लिखी हुई है। ओके, व्हाट आर इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मतलब क्या है? तो इन्वेंट्री का मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में इन्वेंट्रीज आर द एसेट, यस दीज आर एसेट हेल्ड, हमारे पास रखा हुआ है, फॉर सेल, दिस इज मीन्स फॉर ट्रेडर। आप पेन रखे हुए हो, क्यों रखे हो? बेचने के लिए। या फिर एसेट्स हेल्ड in the process of production for such sale, this is for manufacturer. या फिर consumption in the production of goods, this is again for manufacturer. तो inventory क्या है? these are the assets held for sale in the ordinary course of business. इतना भी आप याद रखते हो, then our purpose is over. okay, inventory देखो, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या क्या आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ऑफ कोर्स, लाइक इन्वेंट्री ऑफ रैपिंग पेपर, आप बेच रहे हो पेन, बेच रहे हो शर्ट, लेकिन शर्ट को रैप करना है तो आप पॉलीथीन का, पॉलीबैग्स का भी आप इन्वेंट्री रखते हो, कार्टन्स, स्टेशनरी, दीज ऑल आर इन्वेंट्री। या रॉ मटेरियल, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे यहाँ पर, बट आप अगर समझो इन्वेंट्री मतलब फिनिश्ड गुड्स, देन इट इज ओके। रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, अदर कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ठीक है। तो इन्वेंट्री का मीनिंग अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको कोट कर लेना, थोड़ा सा आप इसको वहां पर हाईलाइट कर लेना अपने बुक में। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्यों, वाई, तो 4 रीजन है, चारों रीजन हम लोगों ने पढ़ा सही इनकम के लिए। ये देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी जो हम लोगों ने पढ़ा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, गलती से ओवर स्टेटेड है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा? अभी आपने जस्ट जवाब दिया था, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाए, डायरेक्ट रिश्ता, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट कम, ठीक है। अच्छा, 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। और अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया गलती से, तो प्रॉफिट क्या होगा? कोई बता सकता है? अगर ओपनिंग नेक्स्ट ईयर घट जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? गलती से बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, घटेगा। एक आंसर आया, क्या ये सही है? ओपनिंग स्टॉक खर्चा के साइड होता है, एक्सपेंस के साइड होता है, और खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? है ना। तो ओपनिंग के साथ उल्टा रिलेशन होता है। अगर गलती से आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट उतने ही रुपए से कम हो जाएगा, और गलती से ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट उतने ही से ज्यादा हो जाएगा। तो ये यही लिखा, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम रहेगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट उतने ही रुपए से ज्यादा रहेगा। गॉट इट ना? इज इट ओके? ये 1 मार्क्स क्वेश्चन, एक नंबर का, फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हो।
4 फिल इन द ब्लैंक है। आसान है ना, याद करने की तो जरूरत नहीं है। दिस इज इजियर। मे आई गो अहेड? ये 4 Yes, पॉइंट्स, ma'am. ये 4 पॉइंट लेकिन याद रखेंगे हम लोग। इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। चलिए, वी नाउ कमिंग टू द कॉपी। तो इस चैप्टर में हमारा कवरेज क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू कवर। तो इस चैप्टर में हमारा कवरेज है दो चीजों को कवर करना है। नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरा को कवर करना है इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, कैसे उसको रिकॉर्ड रखा जाता है। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। वी आर नाउ कवरिंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, पहला क्वेश्चन था वाई, क्यों जरूरी है। तो आंसर आया वो 4 पॉइंट्स हैं। सही इनकम निकालना, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन सही आना, लिक्विडिटी एनालिसिस, और चौथा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। इस 4 कारणों से करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जरूरत है। अब इसके लिए कौन सा एएस इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट कैसे? ओनली 1 एएस इज देयर, दैट इज AS2। और AS2 ने एकदम क्लियर कट शब्दों में लिख दिया, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होना चाहिए कॉस्ट और NRV, विचेवर इज क्या हुआ, लोअर Low. वेरी गुड, दोनों में से जो कम है। व्हाट इज NRV आप सीख गए, क्या है NRV? Net realization value. एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, दिस इज आवर NRV। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट अगर निकाल, हमने तो आपको दे दिया था 10 रुपया, अभी एग्जाम्पल में 10 रुपया कॉस्ट है, NRV 15 रुपया है, और 1 रुपया खर्च लग रहा है, तो 14 आप कंपेयर कर। बट हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट, ये कॉस्ट को कैसे निकाला जाए? तो अब हम लोग सीखेंगे कॉस्ट को निकालना। NRV नहीं सीखना, NRV बस जितना बता दिया उतना ही छोटा सा है, बट कॉस्ट को निकालना ये हमें सीखना है। ठीक है, तो इन हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट, दिस इज कंप्लीटली आपके बुक में फ्लो चार्ट बना हुआ है, फर्स्ट पेज में ही शायद था। तो पहले हम उसी को वहीं से समझ लेते हैं। ये देखिए, पहला बताया टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, जहां हमने कहा कि हमें ट्रेडिंग ही पढ़ना है, ट्रेडर। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है, और स्पेयर पार्ट्स भी होता है, और पैकिंग मटेरियल होता है। हम शर्ट बना दिए, लेकिन तभी हमें कार्टन्स, बैग, डब्बे, गत्ते के रखने पड़ेंगे ताकि हम उसे पैक करके दें। ये टाइप्स ऑफ, ये देखिए फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट, यही मैंने कहा। NRV तो निकालना इजी है, कॉस्ट एनीवन इज सेइंग समथिंग? हाउ टू डिटरमाइन कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकाल। तो यहाँ पर हमारे पास एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स है। सब लोग के पास पेज 1 है, पेज 1 आपने निकाल लिया है। यस मैम। वैल्यूएशन टेक्निक्स, अब देखिए इसमें मेथड देखिए, 2 प्रकार के मेथड दिख रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पर। नंबर 1 इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नंबर 2 इज क्या लिखा है, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 2 प्रकार की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री विच आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल एंड इन्वेंट्री विच आर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ये क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या है, नॉन हिस्टोरिकल क्या है, उसको सीखेंगे। अब यहाँ पर टेक्निक है, ये मेथड है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री।
मेथड क्या है, अगर हमारी इन्वेंट्री ऐसी है, एक टाइप की है, तो उनके लिए वैल्यूएशन का मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है। अगर हमारी इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है तो 3 मेथड पढ़ना है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज भी पढ़ेंगे हम लोग, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट सिंपल एवरेज भी है जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, और वेटेड एवरेज, और अगर नॉन हिस्टोरिकल का एडजस्ट। ये सब कॉस्ट निकाल, सारे कॉस्ट निकलेंगे, जैसे इन्वेंट्री रहेगी उस तरीके का मेथड यूज किया जाएगा। इट मीन्स कितना मेथड पढ़ना है हमें, 1 2 3, इनको हम एवरेज भी कह सकते हैं, इनको 4 में ही रखेंगे, और ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इज 5 मेथड। अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के लिए अलग अलग तरीका है कॉस्ट निकालने का। माइंड इट, हम लोग कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं इन 5 मेथड से। इसी को एनआरवी से कंपेयर किया जाएगा, और इन दोनों में जो लोअर होगा वही हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा, वही हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। इज दिस क्लियर? हम लोग क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट, लेकिन ये बैलेंस शीट में जाएगा ये जरूरी नहीं है। बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, कॉस्ट विल बी कंपेयर्ड विथ एनआरवी, और दोनों में जो लोअर होगा वही बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, इतना बड़ा फ्लो चार्ट देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है ये। वी विल गो थ्रू वन बाय वन, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, बट यस इजी है, मजा आएगा। वेरी कैलकुलेटिव चैप्टर, कैलकुलेशंस आते हैं। ओके, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालने में मेजर जो टाइप्स है, हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब बताओ, इस वर्ड का मतलब बताओ। मैम की हिस्ट्री मतलब पीछे बहुत पुराना। पास्ट बहुत, था। देखो हाँ ठीक है, पास्ट, हिस्ट्री मीन्स पास्ट, बहुत पुराना नहीं बेटा, पुराना, जो 1 सेकंड में बीत गया वो हिस्ट्री हो गया, वो पास्ट हो गया। तो मतलब कॉस्ट हैज ऑलरेडी इनकर्ड, हमने खर्च कर दिया है, हम सामान ले आए हैं, 10 रुपए का कॉस्ट पड़ा है लाने में, उसका सेल वैल्यू 10 रुपए, सॉरी परचेज प्राइस 10 रुपया है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड विच द कॉस्ट हैज ऑलरेडी इनकर्ड, हम खरीद कर लाए, इतना खर्च कर चुके हैं। इन कंपैरिजन टू द नॉन हिस्टोरिकल का मतलब मे आई हुआ। एस्टिमेटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, अभी खर्च हुआ नहीं है, अभी खर्च करेंगे, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस, सेल प्राइस की बेसिस पर हम कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पर नो कॉस्ट, अभी खर्च हुआ नहीं, अभी खरीदे नहीं है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस है, इसके बेसिस पर हम कॉस्ट निकालेंगे, तो ये नॉन हिस्टोरिकल। 5वां मेथड है, लास्ट में पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब हुआ, या वापस आ रहे हैं, कॉस्ट ऑलरेडी क्या लिखे, इनकर्ड, राइट ना। अब इसमें 2 मेथड है, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंज। इन्वेंट्री 2 प्रकार का होता है बेटा, एक है वर्ड ध्यान देना, इसका मतलब बताओ, इन्वेंट्री विच आर नॉट ऑर्डिनरली इंटर, जिनको बदला नहीं जा सकता, ऑर्डिनरली जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा है इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल का मतलब क्या हुआ, एक के जगह दूसरा ले ले। जैसे एग्जांपल आप देखना, वेरी इजी, बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्पेस बना ले, यहीं पर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देखिए जैसे कि दिस इज योर शॉप, शॉप का रैक है ये, हाँ, आप पेन बेच रहे हो, पूरा रैक पेन से भरा हुआ है, दीज आर 2 रैक्स, और उसमें पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप पेन रखे हुए, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का पेन रखे हुए। सपोज ये पेन इतना बिक गया, 50 और 60 और 70% ऑफ द पेन हैज बीन सोल्ड हियर। यहाँ पर आपने सपोज करो 90% पेन बेच दिया, बिजनेस तो बंद नहीं होगा ना, आप क्या करोगे, एक ही पेन बचा हुआ है, बहुत सारे पेन थे आपने सब बेच दिया, आप क्या करोगे उसके बाद,
हेवी इन डिमांड, वो पेन बहुत डिमांड में है, यू आर द शॉप। तो नहीं लेके आएंगे, फिर से स्टॉक लाएंगे। फिर से स्टॉक लाओगे और उसको क्या करोगे? मैम फिर प्राइस से हाई कर देगी। यहाँ पे वापस रख दोगे क्या? हाँ पुराने की जगह नए ने ले ली? यस मैम। हाँ क्या आपने पुराने को रिप्लेस कर दिया नए से? यस मैम। क्या आपने पुराने को इंटरचेंज कर दिया नए से? जो नए यस मैम। पुराने का जगह ले लिया, दिस इज इन्वेंटरी विच आर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। नया आया, पुराना बिका, स्पेस खाली हुआ, आपने नया को लौट को, सपोज दीज आर बुक्स, आप बुक बेचते हो, पुराना बुक बिका, नए के उसी प्लेस पर नए को आपने रख दिया। सेम काइंड ऑफ, एक ही जैसा पेन है, पेन है, अगर यही वाला पेन बेच रहे हैं तो सेम काइंड ऑफ पेन है, कोई उसके रूप रंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गॉट इट ना? these are the inventory which are ordinarily interchangeable, एक ही जैसा है। गॉट इट? तो ये बताओ तो क्या है जो एक जैसा नहीं है? मतलब आपने उसे बनाया है या मंगाया है एज पर कस्टमर्स चॉइस। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर काइंड का बुक है जो एक मिस्टर ए ने ऑर्डर किया था, ये एक बुक है, किताब है जो मिस्टर ए ने ऑर्डर किया था, क्या वो आप बी को बेच दोगे, सी को बेच दोगे? नहीं नहीं मैम। सकते, आप उन्हीं के लिए रखे रहोगे क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग मंगाया गया है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये टेलर जॉब है या बुटीक है, मिस्टर आपका एक बुटीक है या एक टेलरिंग हाउस है, मिस्टर ए आते, कस्टमर आता है मिस्टर ए और बोलता है मुझे इस तरीके का ड्रेस बना के दो, ये शर्ट में ये कपड़े होने चाहिए, ये कलर होना चाहिए, बटन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपने उनके चॉइस के अकॉर्डिंग शर्ट बनाया और यहाँ पर डिस्प्ले में लगा दिया, रख दिया कि मिस्टर ए आएगा वो ले जाएगा उठा के, वो उसके लिए आपने बनाया, ए के लिए ही बनाया है। मिस्टर बी आता है, उसको बहुत पसंद आ जाता है, क्या आप उनको दे दोगे? ये दे सकते हो? नहीं। आप बी को क्या बोलोगे? ठीक है, आप अपना स्पेसिफिकेशन बताइए, अपना नाप बताइए, अपना चॉइस बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग आपका बना देंगे। क्या एक इन्वेंट्री दूसरे इन्वेंट्री का जगह ले सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया गया है। इसीलिए यहाँ पर नाम पड़ा है इन्वेंट्री विच आर जनरली नॉट इंटरचेंजेबल। वो एक पर्टिकुलर पर्सन के डिमांड के, आप इन्वर्टर बेचते हो, आप लैपटॉप बेचते हो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए आता है, वो अपना एक स्पेसिफिकेशन बताता है, मुझे ऐसा इतना रैम चाहिए, इतना ये चाहिए, उसमें बहुत सारे जो इसके स्पेसिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली वो आपको बताता है ऐसा लैपटॉप मुझे चाहिए। बोले सर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपके लिए मंगवा दूंगा। वो बोलता है ओके, और आप उस ऑर्डर प्लेस करके कोलकाता से मंगाते हो, तभी कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, क्या आप उनको दे दोगे? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये इन्वेंट्री स्पेशली किसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना मंगाया गया है और ये बिकेगा तो उन्हीं को बेचा जाएगा। अगर वो ना बोलेंगे, डिनाई करेंगे, तो हम किसी और को बेच सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस तो हम अपने उस कस्टमर को ही देंगे। सच इन्वेंट्री इज नोन एज और इन्वेंट्री विच आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। गॉट इट? इज दिस थोड़ा थोड़ा क्लियर? मैम ज्यादा क्लियर हुआ। हाँ मैम ज्यादा समझ में आया मैम, ज्यादा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा पूरा समझ गए? वेरी गुड, अगर समझ गए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्वेंट्री अगर हिस्टोरिकल मेथड में जाते हैं, जहाँ कॉस्ट, हिस्टोरिकल मेथड अब क्या है मैम? जहाँ कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है ना, अभी हम इसको छोड़ दिए हैं, ये 5वां मेथड है, सबसे लास्ट में करेंगे, है सिलेबस में है। जहाँ कॉस्ट खर्च करके हम इन्वेंट्री को ला रहे हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे गुड्स है, क्या एक का जगह दूसरा ले सकता है? नहीं। तो हमारे पास मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में। दूसरा देखते हैं क्या एक का जगह दूसरा ले सकता है? जैसे पेन वाला एग्जांपल, 100 पेन लाए, 80 बिक गया, तो 80 पेन की जगह हम और नया 80 पेन मंगा लेते हैं और उसको उसी जगह में
रख देते हैं, उसी प्लेस में, उसी ड्रॉर में रख देते हैं। तो दिस इज नोन एज इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। सबसे पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे, मीन्स वी आर गोइंग फॉर दीज 3 मेथड्स फर्स्ट, उसके बाद ये हमारा चौथा मेथड रहेगा, ये 5वां मेथड। ठीक है, तो हमारी इन्वेंट्री हिस्टोरिकल, वी आर ट्रेडर्स। सबसे पहले आप जानो, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो इस चैप्टर में, आप ट्रेडर हो। आप इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना चाह रहे हो। आपकी इन्वेंट्री के कॉस्ट के लिए आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और इन्वेंट्री कैसी है आपकी? इन्वेंट्री हमारी ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 फीफो, लीफो एंड थर्ड इज एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड में 2 मेथड है, वन इज सिंपल एवरेज एंड अनदर इज वेटेड एवरेज। समझ में आ गया? वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं? ये पूरा फ्लो चार्ट पढ़ना है? हाँ पढ़ना है। शैल आई गो अहेड? यस मैम। वेरी गुड। सो कॉपी में आते हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग खुद करेंगे, उसके बाद हम लोग, क्या इसमें इस चैप्टर में क्या कुछ अकाउंट्स बनाना है? टी फॉर्म जैसे कंसाइनमेंट एक्सेट्रा में आप बनाए, डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप बनाए? आंसर इज नो। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सिर्फ वैल्यूएशन निकालना। हमारा मेन पर्पस है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और इसके लिए हमें कॉस्ट निकालना आना चाहिए। अगर एनआरवी बोलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो एनआरवी आपको पता है ये क्या है, मतलब हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के 2 मेथड है, अभी आपने देखा। कौन कौन सा मेथड है? हिस्टोरिकल मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड। अब हिस्टोरिकल मेथड में इन्वेंट्री 2 प्रकार की होती है। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ये इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल में 3 मेथड हम लोग कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज सिंपल एवरेज, फीफो, इसको एवरेज ही कर देते हैं। ठीक है, एवरेज मेथड, फीफो एंड लीफो। अब एवरेज 2 प्रकार के हो गए, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो वी आर, वेटेज एवरेज। ठीक है, वी आर हियर। तो आते हैं हम लोग, एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देते हैं। हम लोग पेन खरीद रहे हैं, ठीक है, वी आर परचेजिंग पेन, सेलिंग पेन, परचेज एंड सेल। सी द यूनिट्स आर गिवन। अब देखो आपको क्या इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द डेट एंड दिस इज फॉर द जनवरी मंथ। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का आपको डेटा मिल रहा है। एनी डेट, वी आर टेकिंग 4 डेट्स, 1 तारीख जनवरी का, 5 तारीख जनवरी का, 18 तारीख जनवरी का और 28 तारीख जनवरी। ठीक है, हम लोगों ने 100 पीस पेन खरीदा, पेन का रेट था 10 रुपया। 5 तारीख को फिर 200 पीस पेन खरीदा और रेट बढ़ गया 12 रुपए हो गए। 18 तारीख को फिर पेन खरीदा, 300 पीस पेन खरीदा, रेट और बढ़ गया 15 रुपया हो गया। 28 तारीख को फिर हमने कितना पेन खरीदा? चलिए 100 पेन खरीदते हैं, और उस समय रेट था, मान लेते हैं 12 रुपया। महीने भर हम लोगों ने कितना पेन खरीदा? नंबर्स, कैन यू प्लीज टेल मी नंबर्स? 700 पेन। 700 पेन खरीदा, अलग अलग रेट में, रेट्स आर डिफरेंट। साल भर का सेल एक ही बार, महीने भर का सेल एक ही बार में दिया हुआ, नंबर ऑफ पेन सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। और हम लोगों ने 500 पेन बेच दिया, 500 पेन बेच दिया। ठीक है, कितने में बेचा? तो सेल प्राइस वाज यूनिफॉर्म, सेल प्राइस 20 रुपए था पर पेन। ठीक है, 10 में खरीद रहे, कभी वही पेन 12 में मिल रहा है, कभी वही पेन 15 में मिल रहा है, कभी वही पेन 12 में मिल रहा है। रेट्स आर फ्लक्चुएटिंग, कॉस्ट आर फ्लक्चुएटिंग। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के कारण कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रहा हो, या मैन्युफैक्चरर हमसे कभी ज्यादा कभी कम, कभी डिस्काउंट दे दिया, हमने ज्यादा खरीदा तो हो सकता है डिस्काउंट दे दिया, कम खरीदा, कुछ वट एवर बी द रीजन, बट दिस इज द कॉस्ट पर पेन जो हम लोग खरीद करके ला रहे हैं। टेल मी, आपकी इन्वेंट्री कितनी है? कितना पेन आपके पास बच गया महीने के अंत में? 200। क्या आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में यही 200 जाएगा, राइट? यस मैम, इसका कॉस्ट। अगर हम 31 जनवरी को ही बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये 200 पेन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। उसे एनआरवी से कम, एनआरवी तो बहुत ज्यादा 20 रुपया में बेच रहे हैं, चलो मतलब कॉस्ट ही लोअर होने वाला है। ठीक है,
ओके ना, कॉस्ट ही लोअर होने वाला है। तो टेल मी इस 200 पेन का कॉस्ट कैसे निकाल? क्या ये ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है? हाँ जी बिल्कुल ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है। पेन बिक रहा है, महीने भर बिका होगा बेटा, कुछ कुछ बिकते गया होगा, ऐसा थोड़ी है कि एक को खरीदे होंगे तो बीच में बिका होगा, हो सकता है यहीं पर कुछ पेन बिका होगा आउट ऑफ 500, मान लेते हैं 200 पेन यहीं बिका होगा, फिर 200 खरीद, मतलब थ्रू आउट द मंथ बिकते रहा है, थ्रू आउट द मंथ हम खरीदते भी रहे हैं। महीने भर हम लोगों ने 700 पेन खरीदा, 500 पेन इसी महीने जनवरी में ही बेचा है, उसका डिटेल अभी हम नहीं दिए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 200 पेन को आप आपके पास 4 कॉस्ट है बेटा, 4 नहीं 3, एक 10 रुपया, एक 12 रुपया, 15 और ये भी 12 है, तो आपके पास 3 रेट हैं। आप इस 200 पेन को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करने जाओ? 10 से। मैम 10 से। 10 से। वाई? मैम ताकि स्टॉक कम दिखेगा, इन्वेंट्री हमारा लेस रहेगा। अरे वाह, वेरी गुड, तुम आगे चढ़ के अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। किसका वॉइस था? मैम अंशु। अंशु। क्यों? प्रॉफिट कम होगा ना तो टैक्स कम देना पड़ेगा, है ना? राइट, प्रॉफिट कम दिखाना है हमको। दिस इज नॉट द रीजन। टेल मी नाउ, ये 10 से दिखाएं, 12 से दिखाएं, 15 से दिखाएं या 12 से दिखाएं? सो वी हैव 4 मेथड्स बेटा, सिंपल एवरेज, weighted average, LIFO and FIFO. Come to simple average number 1. Simple average is the average of price only. आपके पास जो रेट है, कितना रेट है? टेल मी, कितने बार आया? नंबर ऑफ 4 बार आया ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड वो मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेट आपके पास 4 ना, सिंपल एवरेज। सी 10 पहली बार का रेट प्राइस लिए, दूसरी बार का प्राइस लिए, तीसरी बार का प्राइस लिए और चौथी बार का प्राइस लिए, डिवाइडेड बाय, टेल मी 4। निकालिए, वैल्यू दीजिए, 49 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर यूज करिए, 49 डिवाइडेड बाय 4, मैम 12.25। 12.25। 14. नहीं मैम 12.25। 12, सॉरी 12.25. So this is the cost, simple as per simple average method. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट एज पर सिंपल एवरेज मेथड। हम इसको नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर स्पेस हम खाली रखना चाह रहे हैं। 12.25 पर पेन। यहाँ पर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम लोग लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कैन यू प्लीज टेल मी कितना इन्वेंट्री का कॉस्ट हो जाएगा एज पर सिंपल एवरेज मेथड? 450। 200 पेन था इनटू यस मैम। सिंपल एवरेज के अकॉर्डिंग रेट इज 12.25। प्लीज टेल मी मल्टीप्लाई। मैम 450। 450 रुपए, राइट? दिस इज रुपीज। ओके, सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? एवरेज। Simple average. ठीक है, मे आई शिफ्ट टू सेकंड मेथड? यस मैम। सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग सिर्फ प्राइस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग वेट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट, बेटर टू कॉल इट प्रोडक्ट। तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे। नंबर 1 विल बी फॉर क्वांटिटी, नंबर 2 विल बी फॉर रेट एंड 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, क्वांटिटी कितना था क्वेश्चन में? 100, 200, 300, उसके बाद फिर मैंने कितना लिया था? 100, 200, 300 एंड अगेन 100। ये पूरा स्टेटमेंट बनेगा। रेट वाज 10, 12, 15 एंड 2, राइट? प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे। दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इज इक्वल टू 1 into 2. So will you please give me the amount, the value? 1000,
200. 12, 40, 2400, Yes. Third one is 4500, fourth one is 1200. ठीक है. Now total of product निकालो and 9100 quantity. This is 700 and this is 9100 मैम 9100 ठीक है. Now cost per pen. ठीक है, इसका वेटेड एवरेज भी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर पेन 13 रुपया मैम. कैसे निकाला? टोटल मैम 100 को डिवाइड करती है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 9100 by 700. 9100 by 700. Can you please give me the 13. 13. पक्का पक्का 13? Yes, ma'am. यस मैम. Okay. Now what will be the, यहाँ पर वैल्यू वाला कॉलम चल रहा था ना हमारा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. What will be the cost of inventory? 2600. So 200 pieces of pen closing stock will be multiplied with the weighted cost per pen, and the value of inventory will be 2600 रुपए. Value नहीं, I should call it cost. Cost of inventory is 2600 रुपए. Got it? Method. यस मैम. What example say? यस Formula. यस मैम. Total of product will be divided by total of quantity. Clear है? ठीक है? Okay. यस मैम. Now come to the third method. जिसको नहीं क्लियर होगा बेटा बोल देना. I am ready to repeat it again and again, but concept should be clear. Okay? Now the third method. Third method क्या था? FIFO. FIFO का कोई full form बताएगा? Anyone knows it? क्या पहली बार सुने? मैम फर्स्ट इन पहली बार फर्स्ट सुनी। मैम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आप बताए थे एक बार वो डेप्रिसिएशन में. हाँ जी. Okay. Very good. First in, first out. और थोड़ा सा सोचो इसका मतलब क्या होता है. अपने से सोचो, हम तो बताइए. जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. जाने का मतलब पहले बिकेगा. कैन आई कॉल इट? यस मैम. बचेगा कौन? आप क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ है ना, जो नहीं बिका. फीफो मेथड बोलता है जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा. आप बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अभी कहाँ इंटरेस्टेड हो? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालने. तो बचेगा कौन सा फीफो में? जो लास्ट में आएगा. सब लोग सोचो. जो पहले आया वो पहले बिक गया. जो ईयर का लास्ट में परचेज करेंगे. जो लास्ट में परचेज किए होंगे वही बचा होगा. राइट ना? दोनों का Yes. दोनों बच्चों का आंसर सही है. तो टेल मी, यही तो खरीदे थे ना. ये 1 तारीख को आया था, ये 5 तारीख को आया था, ये 18 तारीख को आया था और ये 28 को आया था. 700 टोटल आया जिसमें से 500 बिक गया. तो टेल में बचा कौन सा होगा? मैम 18 तारीख को और 28 तारीख वाला. पहले बोलो 28 वाला बचा होगा. नीचे से ऊपर चढ़ो. यस मैम. बचा होगा. हाँ, तो 28 वाला में 100 टोटल 200 है. राइट? यस मैम. तो टोटल 200 में ये 100 पूरा बचा होगा. कहना इससे. यस मैम. और 200 लेंगे से. तो यही रेट आप थोड़ा सा ध्यान रखना. 15 रुपया है, 12 रुपए है. 200 गुना 15 और 100 गुना 12. 28 वाला पूरा बचा होगा 100 यूनिट जिसका कॉस्ट था 12 रुपए करके. और 18 वाला रिमेनिंग मतलब टोटल 200 होना चाहिए. जो भी रिमेनिंग है वो 18. क्यों 18 वाला पूरा मिले रहे? क्योंकि इसमें 300 आप खरीदे थे, है ना. 300 में 100 बचा होगा और इसका रेट कितना होना चाहिए? 15. तो दिस इज हाउ मच? 1200. 1500 Can you please Don't state matter. what will be the cost of inventory? ठीक है? यस मैम. इजी है. यस मैम. चौथा मेथड में है. किसी को समझना है? मैम फिर से समझाइए. फीफो. मैम फीफो फिर से समझाइए. ओके. फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट सोल्ड. यहाँ आउट बोला जाता है, लेकिन जो पहले आया वो पहले बिका. राइट? तो बचा कौन? आपको क्या निकालना? आप ये देखो, आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू.
क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है में? What is the meaning of closing stock? That is left at the end of the year. That is left at the end of the year or end of the month. ठीक है, जो बच गया। आप इस मेथड में बोल रहे हो, ऐसा मान रहे हो कि जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा, तो बचेगा कौन सा? जो पहले आया वो पहले बिका, बचा कौन? जो बाद में आया। जो बाद में आया, जो लास्ट में आया। कैन आई से दिस? तो हमारे पास, आप इस चार्ट को देखो, क्वेश्चन में आते हैं, ऊपर आते हैं, ये देखो हमारे पास 1 तारीख को आया 500 पीस बिका है, तो कैन वी एज्यूम ये 100 पूरा बिक गया होगा? ऊपर वाला ये 500 में कौन सा बिका होगा, कौन सा बचा होगा? तो आप बोलोगे जो ओल्डर लॉट का आया है वो सब बिक गया होगा, और जो नया है, जो बाद में आया, वो बचा हुआ होगा, राइट? आउट ऑफ 700 500 बिक गया, बचा 200। आपको सिर्फ ये कैच करना है कि 200 में कौन सा बचा हुआ होगा, कौन बताएगा? ऊपर वाला बिक रहा है, जो पुराना लॉट है वो बिक रहा है, और जो न्यू लॉट का है वो बचा हुआ है। कौन कौन सा बचा होगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही होता है बचा हुआ। कौन कौन? 3-4 का बचा हुआ है। तो कहने से ये 100 पूरा बचा होगा, 200 टोटल बचा है, तो ये 100 पूरा बचा होगा। इस 200 100 वाला लास्ट वाला पूरा बचा होगा। और बैक चलते हैं, और बैक में यहाँ 300 खरीदे थे, तो बाकी इसमें से 100 बचा हुआ होगा। कैन आई से दिस? यस मैम। इसमें से 100 बचा होगा, जो 15 रुपए के लॉट का है, तो ये 1200 और ये 1500, तो टोटल कितना हो गया? 2700 का बचा होगा। कैन आई से दिस? क्या किसी को अभी भी कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल इसी में हम आपको दे रहे हैं। हम लोग खरीदे कुछ इस प्रकार से, 10 यूनिट खरीद रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, 20 यूनिट खरीद रहे हैं 3 रुपए के हिसाब, सब डेट वाइज है। ये 1 तारीख को खरीद रहे हैं, सपोज 1 फरवरी, ये 5 फरवरी, इस तरीके से डेट है, और ये 28 फरवरी तक जाएगा। फिर 25 यूनिट खरीद रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से, फिर 40 यूनिट खरीद रहे हैं, सपोज करते फिर 2 रुपए के हिसाब से, फिर 25 यूनिट खरीद रहे हैं 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, टोटल कितना खरीदा? अलग अलग रेट में खरीदे, 120 टोटल 120 यूनिट खरीदे हैं। ठीक है, और इस 120 यूनिट में, वी एज्यूम वी हैव सोल्ड, चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम 45 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 20 करते हैं, टोटल उतना ही रहेगा। ये 20 है, ये 45, राइट? 20 वहां से घटा दिए। आई हैव चेंज्ड, स्लाइट चेंज इन द क्वेश्चन। आउट ऑफ 120 यूनिट्स 70 यूनिट्स सोल्ड। टेल मी हाउ मच यूनिट इज लेफ्ट? 50। ठीक है, दिस लेफ्ट को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। एज पर फीफो इसका वैल्यू निकालना है। एज पर फीफो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 50 जो बचा है, फीफो मेथड में जो बिकता है वो ऊपर वाला बिकता है, और जो बचता है वो कहां से बचता है? नीचे से। वेरी गुड, नीचे से बचता है। तो 50 यूनिट बचा हुआ है, कौन सा बचा होगा? 25 into 3। 28 वाला पूरा 25 बच गया है ना? और कौन बचा होगा? 20 भी पूरा 20 भी पूरा। और कौन सा बचा होगा? 45 में सिर्फ 5 बचा होगा। वेरी गुड। और रेस्पेक्टिव रेट, इसमें किसी को डाउट है? ये निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? ये कहां से आया? नो मैम। अगर ये क्लियर है तो फीफो क्लियर है। फीफो मतलब ऊपर वाला चला गया, नीचे वाला बच गया, लास्ट वाला बच गया, बाद वाला बच गया, नया वाला बच गया। इज इट ओके? इज ठीक है? यस मैम।
जितना भी आएगा आप ऐड करके लिख दो। दिस इज FIFO। ओके ना, आगे बढ़े। एक और मेथड का क्या नाम है? LIFO। अब आप बताओ। LIFO। ये मेथड फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट में आया पहले गया, मतलब Okay. लास्ट में करते होंगे पहले भेज दिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था हमारा पुराना वाला, राइट ना? यही क्वेश्चन था ना, 1 तारीख को खरीदे थे, ये 5 को खरीदे थे, ये 18 को खरीदे थे, ये 28 Yes, को ma'am. जनवरी। ये 28 को। टोटल कितना खरीदे हैं? 700 और बेच दिए हैं 500, तो क्लोजिंग 500। रहा है। व्हाट इज द अमाउंट? वैल्यू 200। 200। सब लोग आराम से सोचें। LIFO मेथड कौन सा मेथड है हमारा? LIFO मैम। इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया वो पहले बिका। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? मैम 100 का 10 लेंगे और 100 का 12 लेंगे फिर। 200 बचा हुआ है, राइट? तो 200 कौन सा बचा होगा? ये बिक गया। एक 1 जनवरी वाला पूरा 100 बच यस, गया ये होगा। वेरी गुड, फर्स्ट, वेरी गुड। और 5 जनवरी में से, और 5 जनवरी वाला 200, 100। so the total amount is 1000 and 1200, 2200। किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क। नो मैम। मैम Clear? फिर से बता दीजिए, नहीं बोला। Whose voice is this? जसमीत। जसमीत। LIFO का नाम क्लियर है, मतलब क्लियर है। जो लास्ट में आया वो पहले। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये हमारे पास ये 4 बार आया। 100 यूनिट आया, फिर कितना आया? 200 यूनिट आया, फिर कितना आया? 300 यूनिट। खरीद रहे हैं बेटा, ये सारा परचेज हो रहा है। We all are purchasing it. यस मैम, क्लियर। all are purchasing it. कितना कितना खरीदे? पहले बार 100, फिर 200, फिर 300, फिर 100। जो लास्ट में आया वो पहले बिक रहा है, मतलब हमने बेचा 500। 500 में कौन सा बिका होगा? क्या कोई बता सकता है? 28 वाला पूरा और 18 वाला भी। ये वाला क्या होगा? ये वाला भी पूरा बिक गया होगा। 5 बिका है तो इसमें 18 वाला भी पूरा और 5 जनवरी वाला इसमें से 100। कुछ बिका होगा, है ना? कुछ बिका होगा, कुछ बचा होगा, तो ये बिकने वाला। LIFO में लास्ट वाला बिकता है और बचता कौन सा है? जो बचता है वही क्लोजिंग स्टॉक है। ऊपर से चलो, LIFO में क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो ऊपर से चलो। ये पूरा बच गया है और बाकी इसमें डाला हुआ है। 100 पूरा बच गया है और टोटल कितना बचा है? 200। ये कौन से लॉट से लाओगे? जस्ट उसके बाद वाला लॉट। 100 into 12। जसमीत, क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया था, इसको देखते हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन, 120 यूनिट टोटल खरीदे हैं, 70 बेचे हैं, तो बचा है 50। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में है वो बिक गया, बचा कौन सा होगा? मैम 1 फरवरी का 10 ठो। बचा होगा ऊपर वाले से, यहां से चलेंगे। यस मैम। 50 यूनिट तक चलेंगे, वाला पूरा ले लेंगे, शुरुआत वाला, ठीक है? यस मैम। उसके बाद 5 फरवरी वाला भी पूरा, 5 फरवरी भी पूरा। और लेना कितना है? 50। 50। थर्ड लॉट में 45 है, 15 ले लेंगे। इससे 20 लेंगे। 20 ले लेंगे, राइट? 20 ले लेंगे। राइट ना? और जो भी अमाउंट आएगा आपका। यस मैम। जसमीत, क्या ये क्लियर हुआ तुम्हें? यस मैम। इज इट ओके? यस मैम। आसान था? यस मैम। तो आएगा इस चैप्टर में। अब देखो एक, Yes, एक ma'am. और एनालिसिस कर। सिंपल एवरेज में 2450 आया था, वेटेड एवरेज में 2600 आया था, FIFO में
2700 और LIFO में 2200। एक बार इसको लिखते हैं, सिंपल एवरेज में, वेटेड एवरेज में, 50 और LIFO में। LIFO में 2200 था, है आपको 2450 था, और क्या क्या था 2700 और 2600। ओके 2700 था और 27 था। उल्टा उल्टा हो गया। ये 2600 और 26। ओके ये चारों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, देगा ही, क्योंकि इनका निकालने का, कैलकुलेट करने का तरीका ही डिफरेंट है। ये सिर्फ प्राइस को लिया था, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस करके जो रेट आया था, उससे आपने क्वांटिटी जो 200 उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें आपने क्या लिखा था, प्रोडक्ट निकाला था। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी। जो भी रेट आया था, 13 रुपए आया था, उससे आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी को। ये आपने नीचे से पढ़ा था, ये पूरा है तो नीचे वाले लॉट को ले, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाला बिक गया, लास्ट वाला बचा हुआ, उसके अकॉर्डिंग उनके रेस्पेक्टिव रेट से, ये रेट अलग अलग रेट को तवज्जो वैल्यू देता है। 12 रुपया था, 15 रुपया, 100 रुपये, 100 यूनिट यहाँ, 100 यूनिट यहाँ, राइट। और इसको मिला करके ये आया 2700। और LIFO वाला में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाला निकल गया, बचा कौन, ऊपर वाला, तो ये 100 था, 100 से, और ये 100 सेकंड लॉट में बचा हुआ था आई थिंक 12 से, तो ये 2200। ठीक है, चारों मेथड क्लियर? Yes, ma'am. यस तो ये मैम। चारों सही है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ये हाँ, क्या हम चारों यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। कोई बंदा, कोई एक ट्रेडर सिंपल एवरेज यूज कर रहा है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट 2450 आ सकता है। हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, मेरा 2600 आएगा। यू आर यूजिंग FIFO, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज, और यही ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है, माइंडेड, क्या यही ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है? यस मैम। नहीं मैम, क्लोजिंग तो आपने कॉस्ट निकाला, इसको NRV से कंपेयर कहाँ किया? ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये सिर्फ Yes, ma'am. कॉस्ट आ रहा है। तो ठीक है ना, 200 पेन था, NRV सपोज हमने 20 रुपया माना है ना, एक पेन को बेच रहे हैं, तो NRV कितना है, कैन यू प्लीज टेल मी? टोटल में 4000। तो NRV हाइयर है, बहुत हाइयर। NRV कॉस्ट विल बी इट्स वैल्यू ना, यही ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैन आई से दिस? इफ द मेथड इज सिंपल एवरेज 2450 जाएगा, वेटेड एवरेज है तो 2600 जाएगा, 50 तो 2700 जाएगा, और LIFO है तो 2200। चारों अलग अलग कंपेयर होगा NRV से। लोअर आप निकालोगे तो लोअर में यही आ जाएगा। गॉट इट ना? ठीक है, ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमेशा अलग अलग वैल्यू जाएगा, बेटा, मेथड से लेंगे तो। आप एनी वन, आप चारों नहीं लोगे ना, एनी वन। हाँ तो अगला क्वेश्चन आता है, विच वन, कौन सा अच्छा है? मैम एसडीएम जो बन करेगा, जो एज्यूम करेगा कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन तभी भी यहाँ पर कोई तो अच्छा होगा। यू आर फ्री टू टेक सिंपल एवरेज, यू आर फ्री टू टेक FIFO, एनी मेथड यू कैन टेक, बट विच वन शुड बी टेकन, या रिकमेंडेड कौन सा है? एडवाइस किया है हमारे AS2 में, AS2 में कुछ एडवाइस दिया गया, कौन सा मेथड अच्छा है? मैम आई थिंक अच्छा नीचे वाला है, LIFO। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, LIFO एंड पहले FIFO था ना, एंड LIFO। तो बोलता है सिंपल एवरेज बहुत बेकार है, इसको कभी मत यूज करना, क्योंकि ये सिर्फ, इसका रीजन भी है, रीजन भी हम आपको दे सकते हैं, बट आगे देंगे, बाद नेक्स्ट क्लास में देंगे। मुझसे, मेरे से पूछना व्हाई, क्यों सिंपल मेथड बेकार, सिंपल एवरेज इज नॉट गुड। ओके, LIFO में अब देखो, एक ऐसा ट्रेडर है जो पुराना स्टॉक को रखा हुआ है और नया को बेचे जा रहा है, वो ट्रेडर अच्छा है क्या? नो मैम। यस नहीं होगा।
लीफो में क्या लास्ट जो बाद में आ रहा है उसको पहले बेच रहा है, तो डेड स्टॉक नहीं हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, वो आउट ऑफ टाइम नहीं हो जाएगा, आउट ऑफ फैशन नहीं हो जाएगा, तो लीफो इज आल्सो नॉट, एक्सपायरी भी हो जाएगा। एक्सपायर भी हो जाएगा इफ दीज आर मेडिसिन्स। यस, ठीक है। तो एज पर AS2 ने बोला कि या तो आप डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग या तो वेटेड में जाओ या फिर FIFO में जाओ, डोंट गो फॉर सिंपल एवरेज और रिकमेंडेड नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेथड अच्छा है या रिकमेंडेड है, वेटेड एवरेज या FIFO, या तीसरा मेथड, और अगर आप कॉस्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, जो हम लोग पढ़ेंगे, 5वां मेथड है अपना। आप इन दोनों को अगर नहीं फॉलो करना चाह रहे हो तो आप एडजस्टेड से, मतलब 3 मेथड उन्होंने यस किया। कौन कौन सा मेथड बोला? 3 में से कोई एक आप कर लो, थोड़ा फ्रीडम दिया, मेथड कर लो, या तो वेटेड एवरेज या तो FIFO या तो थर्ड मेथड इज एडजस्टेड Selling price. which is example of non historical cost method. ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज कौन सा मेथड होता है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, जैसे आप अगर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का आपका कौन, उनके बड़े से टैंक होती है ना, मैम वो वेटेड एवरेज लगाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वही वो टैंक थोड़ा खाली होता है, उसी में डाल देता है लाकर नया पेट्रोल। तो अलग अलग लॉट का आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, लीफो FIFO के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अलग अलग लॉट का आइडेंटिटी रहे, अस्तित्व रहे। आप 100 पीस को अलग रखो, 200 को अलग रखो, 300 को अलग रखो, तब ना आप लॉट वाइज बेच पा रहे हो। पहले इस लॉट को खत्म करना, फिर इसके बाद इस लॉट को। अब वेटेड एवरेज में लॉट का कोई आइडेंटिटी नहीं रहता, आप तो प्रोडक्ट निकाल लिया, आप तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, आप प्रोडक्ट मेथड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लॉट का आइडेंटिटी खत्म, अलग अलग नहीं बचा। अब इसमें क्या पता कौन सा है, इसमें तो चारों आप बोलोगे। तो अगर आप लॉट का आइडेंटिटी रख सकते हो इंडिविजुअली, तब आप FIFO में जाओ। लेकिन अगर लॉट का आइडेंटिटी नहीं रखा जा सकता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेट्रोल का, उनके बड़े से टैंक होते हैं, पहले से पेट्रोल है, नया और पेट्रोल आता है तो क्या करते हैं, वो कोई नया टैंक में डालते हैं या उसी में डाल देते हैं, एवरेज मिक्स हो जाता है, उसी में डाल देते हैं। पुराना नए से मिक्स हो जाता है, तो उनकी अलग अलग आइडेंटिटी बच, तो उनके लिए कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पर फ्रीडम अकॉर्डिंग टू बिजनेस यूज किया जाता है। एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस आप मेथड शिफ्ट कर सकते हो, बट सिंपल नहीं करना चाहिए, FIFO नहीं करना चाहिए। FIFO का मैंने रीजन भी दे दिया, आउट हो जाएगा। लीफो तो कर सकते हैं ना, लीफो सॉरी, LIFO नहीं करना चाहिए, LIFO में आउटडेटेड हो जाता है स्टॉक, तो इधर FIFO और वेटेड। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। So here comes your first question from the book. देखिए, illustration 1, illustration 2 in fact. ये होमवर्क आएगा क्या हाँ, एग्जाम में आता है? यस, बोल रहे एग्जाम में आता है मैम, ये यही आता है। यही आता है। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी दिया, सेम क्वेश्चन है, 2600 आपने अलग अलग डेट में खरीदा, राइट, एक ही महीने के अलग अलग डेट में, प्राइस इज ऑल्सो गिवन। तो अगर हम इसको होमवर्क में बोले, आप सिंपल एवरेज से निकालो, वेटेड एवरेज और LIFO और FIFO से, तो बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। है ना, तो दिस इज Yes, ma'am. आप बोलो मैम सेल तो बताइए, 2600 तो खरीदे, लिखा हुआ है नीचे 1600। वेरी गुड, 1600 बिका, तो बचा कितना, आपको बचने पे नजर होना चाहिए, 1000 यूनिट्स 1000 क्लोजिंग ठीक है। स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है, इसका वैल्यू 4 मेथड से, ये FIFO से निकाला है, ठीक है, ये LIFO से भी निकाला है, आप वेटेड से भी निकालो, ठीक है, बाकी से। और ये क्या है? ये वेटेड का बनाया है, ये दूसरा एग्जांपल आ गया, ये दूसरा एग्जांपल आ गया, अभी हम लोग देखेंगे इसको, अभी हम लोग देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन हो जाएगा चारों मेथड से, राइट? यस मैम। आगे चले, और पढ़ना है यस अभी? मैम। हाँ यस मैम। चलिए, बच्चे बहुत सारे लीव कर गए, हो सकता प्रॉब्लम इशू होगा, बट वी विल गो अहेड।
चलिए, मैम थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा वॉइस कट जा रहा है बीच बीच में। समझ में आने में दिक्कत हो रहा है? नो मैम उतना नहीं हो रहा है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े ना। तो Yes, एग्जाम्पल नंबर 2 यस मैम। अगेन, अब देखिए जनवरी मंथ है, इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब डेटा थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। परचेज इज ऑल्सो गिवन डेट वाइज एंड सेल इज ऑल्सो गिवन डेट वाइज। सेल हम ले रहे हैं, 100 यूनिट खरीदा था 1 तारीख को, 1 जनवरी। 100 यूनिट हमारा 10 रुपए पर था ना। 5 तारीख को फिर हमने खरीदा था 200 यूनिट यस 12 रुपए से। 18 तारीख को खरीदा था, कितना यूनिट खरीदा था? 300 यूनिट खरीदा था 15 रुपए से। और 28 तारीख कितना यूनिट खरीदा? 100 यूनिट खरीदा था 12 रुपए। ठीक है, ओके ना। और सेल इन टोटल दिया था अभी तक, टोटल कितना खरीदा है? तो 5 6 7 8 5 6 700 खरीदा है और 500 बिका है। बेचने का कोई डेट अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं था। नो डेट वाइज एक्सप्लेनेशन वाज देयर, बट हियर नाउ आई एम गिविंग यू द डेट फॉर दिस 500। इस 500 का डेट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने बेचा है 2 तारीख को, या 2 को नहीं लेते हैं, 6 को लेते हैं। 6 तारीख को वी हैव सोल्ड। सेल हुआ है 6 तारीख को 250 यूनिट। सेल हुआ है, उसके बाद 15 तारीख, 15 नहीं 18 के बाद लेना पड़ेगा, 19। इसको कैसे बिक जाएगा 250 और 300 है? यस मैम। टोटल 300 है, 300 में 250 निकल गया। यस मैम। ठीक है, 19 को बेचा हमने 150 यूनिट। ठीक है, और 18 19 20 तारीख को, 18 19 थी ना, 28 29 तारीख को हमने बेचा है 100 यूनिट। देखो टोटल 500 हुआ क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डेट वाइज सेल का बाइफर्केशन, थोड़ा सा इसमें आपको क्वेश्चन आया। ठीक है, नाउ सिंपल एवरेज सर, इसमें हम लोग को कोई काम नहीं है। वी हैव नॉट ओनली 3 मेथड, सिंपल वेटेड, FIFO एंड LIFO। अब कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे? हम थोड़ा डेट, फीफो मेथड से बनेगा। एक यहाँ पर बिक रहा है, एक यहाँ पे बिक रहा है। यहाँ कितना यूनिट बिक रहा है? 250 यूनिट बिक रहा है। यहाँ पर 150 यूनिट बिक रहा है और यहाँ पर 100 यूनिट बिक रहा है, राइट। तो बोलता है कि अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालिए। कौन सा मेथड से? FIFO से, LIFO से और वेटेड एवरेज से। शैल आई स्टार्ट? यस मैम। ठीक है, अब क्या कर, अब देखो यहाँ पर बीच बीच में बिक रहा है, मतलब पहले 100 यूनिट आया, फिर 200 आया, टोटल हुआ 300। तो 300 में ही ये 250 बिका होगा। यस मैम। और बाकी के साथ हम 50 के साथ आगे चले होंगे, +50, फिर 300 आया होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ एक स्टेटमेंट बनता है। नाउ सी कैसे स्टेटमेंट बनेगा। वी आर हियर। तो स्टेटमेंट में 3 मेजर कॉलम होते हैं, 3 मेजर कॉलम, और तीनों में 3 सब कॉलम भी होंगे। ठीक है, द कॉलम इज, फर्स्ट कॉलम इज फॉर रिसिट, कितना आया। सेकेंड इज फॉर इशू, कितना गया। इशू का मतलब ही सोल्ड भी होता है, सेल भी आप बोल सकते हो। और बैलेंस लेफ्ट इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, हर डेट के बाद। गॉट इट? सी, और हर कॉलम में हमारे पास 3 सब कॉलम होंगे, 3 सब कॉलम। रिसिट में भी 3, इशू में भी 3, और बैलेंस में भी, जस्ट अ मिनट, बैलेंस में भी 3। कॉलम का नाम होगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपए में। सेम यहाँ क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब ये एक और कॉलम होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले होगा डेट, फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर दैट डेट। एक कॉलम हमें यहाँ पर डेट का भी मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पर डेट। सो ऑन फर्स्ट, क्या अपने पास कोई ओपनिंग बैलेंस था? आंसर इज नो। इस क्वेश्चन में हमने ओपनिंग नहीं लिया, तो ओपनिंग लिखने का जरूरत नहीं है, डैश भी लिखने का जरूरत नहीं है। हमने खरीदा था, कितना यूनिट खरीदा था? रिसिट में आएगा ना, खरीदना मतलब रिसिट, बेचना मतलब इश्यू।
कितना यूनिट खरीदा था, प्लीज टेल मी। 100 कितने रेट पर खरीदा था? 12 फिर 10 के 10 पर था, आई थिंक 10 पर था। यस मैम 10 पे ही था। टोटल इज, मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, राइट? यस मैम। क्या 1 तारीख को कुछ बिका? आंसर इज नो। तो हमारे पास 1 तारीख के अंत में कितना बैलेंस बचा? 1000 ही बचेगा तो 100। 10 गॉट 1000। इट ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें? जहां दिक्कत होगा प्लीज आस्क मी। फिर आया 5 तारीख, 5/1 हमने फिर खरीदा 200 यूनिट। कितना यूनिट था? 12 रेट था, यस। टोटल हुआ 24। क्या बात, 5 तारीख को कोई इश्यू था? नहीं मैम। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना है? 300। अब यहाँ पर एज पर मेथड आगे काम होगा। फीफो हो सकता है, लीफो हो सकता है, वेटेड एवरेज। अभी हम लोग क्या मान रहे हैं? फीफो। तीनों के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अलग बनेगा। एज पर फीफो, देखो फीफो और लीफो में अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया, क्वांटिटी का क्या होता है? लॉट का आइडेंटिटी होता है। अभी हमने बात किया ना कि अलग अलग रखते हैं उसको। ये 100 यूनिट और ये 200 यूनिट और आया, लेकिन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा आपस में। 100 पेन का लॉट आया, उसको अलग रखा गया। फिर 200 पेन का लॉट आया, उसको उसके बगल में रख दिया गया, लेकिन उसको एकदम से मिक्स नहीं किया गया। गॉट इट? मतलब लॉट का आइडेंटिटी मेंटेन किया जा रहा है। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 100 है 10 रुपए से, जिसका वैल्यू है 1000। 200 है 12 से, जिसका वैल्यू है 2400। और एक यहाँ ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट से दिखा देंगे कि ये दोनों एक ही दिन का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। 5 तारीख को इतना स्टॉक था, 300 था, लेकिन अलग अलग रेट पर था। क्या ये क्लियर है आपको? यस मैम। 300 है, लेकिन आपस में मिक्स नहीं करके लिखना, मिक्स करके नहीं लिखना। दोनों yes. अलग अलग रखा। ये चीज बस आप ध्यान रखना। अच्छा, अगर अब इशू होता है सपोज, तो कौन सा इशू होगा? फीफो मेथड निकलेगा तो कौन सा निकलेगा बेटा? मैम फर्स्ट में आएगा जो फर्स्ट सपोज 80 यूनिट निकला, सपोज 80 यूनिट निकला, तो कौन सा निकलेगा? 1 तारीख वाला पहले ये निकलेगा। वाला से निकलेगा और बाकी बच जाएगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट डेट इज 6 तारीख। 6 तारीख को क्या हुआ है? कोई रिसिट नहीं। वी हैव इशू ऑफ 250 यूनिट्स। टेल मी, 250 यूनिट निकला है बेटा। कुछ बोलना चाहोगे आप? कौन सा निकलेगा? मैम 100 निकलेगा 1 तारीख वाला। नेक्स्ट का डेट वेरी गुड। 250 निकालेंगे, लेकिन 100 निकलेगा अपने रेट से और 150 निकलेगा नेक्स्ट वाले से। गॉट इट और नॉट? यस मैम। किसी बच्चे को दिक्कत? फीफो मेथड है, पहले वाला निकलेगा। 250 निकालना है टोटल। इज इट नाउ क्लियर? 15 इंटू 12 कितना होता है? टेल मी। आई थिंक 3000। नो, कितना होता है? 1800 1800 1800। और 0 1 मैम 1800। ठीक है। यस मैम। बचेगा कितना? 50 कौन सा? 12 के रेट से 12 वाला। यस मैम। अमाउंट विल बी 600। 600 किसी को समझ में नहीं आया तो इसी को देखो और एनालाइज करो, वॉच करो। समझ में आ गया? वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से मैम समझ में आ गया। सभी को। यस मैम। 300 में से ये दिखना नहीं है, ब्रैकेट ये देंगे नहीं, ये वाला मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, ठीक है? 300 में से 250 निकला, लेकिन अलग अलग लॉट। फीफो है ना, फीफो है तो ये 100 वाला निकलेगा और बचा हुआ इसमें से निकलेगा। हैड इट बीन लीफो, जस्ट एक बात आपसे पूछ रहे हैं, अगर लीफो होता
अभी इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 250 निकालना है बेटा, कौन सा निकाल? लास्ट वाला होता 12 करके अब अब 50 200 वाला पूरा निकाल देते ना, 250 Yes. निकालना है। और 50 वाला 50 निकालते कौन वाला? 10 वाला, ठीक है। और बचता कौन सा? फर्स्ट वाला 50 मतलब 10 राइट। करके। ये फीफो लीफो के अकॉर्डिंग आप निकाले हो, ये फीफो के अकॉर्डिंग। इज इट ओके? अब बच भी रहा है, आप देख लो। ये लीफो के अकॉर्डिंग, सॉरी फीफो के अकॉर्डिंग बचा है, ये लीफो के अकॉर्डिंग। बनाना एक ही है, अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम फीफो को लेकर आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके? यस मैम। आगे बढ़े तो इसको लीफो वाला हम हटा देते हैं। सो कुछ ज्यादा ही हट गया। चलिए, कितना इशू हुआ है? 250, जिसमें फर्स्ट लॉट लीफो है तो 100 पूरा निकल गया और बाकी 150 सेकेंड लॉट से निकला है। 1000 और 1800 निकल गया। बच कौन सा रहा है? प्लीज टेल मी। फीफो मेथड है। मैम फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये गया, ये यहाँ आ गया देखो। तो मैम 50 बचा 12 की रेट और से। इस 200 में से 100 निकल गया, 150 निकल गया है, तो 50 जो बचा, इसी 200 का पार्ट बचा है 12 से 600। गॉट इट ना? यस मैम। थर्ड, फिर इसके बाद 6 तारीख के बाद आई थिंक सीधा 18 तारीख आया है। और हम लोग खरीद रहे हैं 300 यूनिट 12 के रेट से, नहीं 15, यस मैम। 4500, राइट? कोई इश्यू नहीं हुआ। डैश टेल मी द स्टॉक। स्टॉक कितना है आपके पास? 50 मैम 12 की रेट से और 300 15 के रेट वेरी से। गुड। 50 ये वाला तो रहेगा ही, ये 50 रहेगा ही 12 के रेट से। और नया आया 300 15 के रेट से। मल्टीप्लाई करके आप यहाँ वैल्यू भी लिखोगे और एक बिग ब्रैकेट से दोनों को जोड़ दोगे। ये टोटल है हमारे पास 350, लेकिन अलग अलग रेट पर है। ठीक है। और आगे चले। 18 के बाद क्या हुआ बेटा? कैन यू प्लीज टेल मी? 18 के बाद 28 आया ना? नहीं, उससे पहले भी सेल नहीं, 29 को हुआ है सेल। 28 को, 28 मैम 19 को भी सेल हुआ 150। है ना? तो लेकिन ये डेट वाइज होता है। पहले 28 तारीख आएगा। 28 में कितना क्वांटिटी खरीदे हैं? 100 12 1200। क्या 28 को कुछ बेच रहे हैं? नो मैम। तो अब यहाँ पर स्टॉक बताओ। 28 तारीख को कितना स्टॉक है? 50 का 12, 300 को 15, 100 का 12। क्या बार बार लिखना पड़ेगा? यस। ठीक है, किसी को डाउट? राइट, ओके। और एक बिग ब्रैकेट, ये तीनों एक ही दिन का स्टॉक है, 28 तारीख का स्टॉक। गॉट इट? यस मैम। अब आया 29, कितना यूनिट बिका? मैम 19 को भी सेल हुआ है, आप उसका नहीं पता है? अच्छा, 19 को सेल है क्या? यस यस मैम। मैम। वेरी सॉरी, ये गलत हो गया, पूरा गलत है, इसको हटाना पड़ेगा। कितना यूनिट बिका 19 को? प्लीज टेल मी। 150। 150, हाँ, इसका पहले होना चाहिए। आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है वैसे? नो मैम। ओके, वेरी गुड। 19 का हम लोग पहले चार्ट बनाएंगे। 19 का इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना बिका है? उस दिन कोई खरीदारी नहीं हुई। वन नो मैम। बिका। टेल मी कौन सा बिकेगा? टेल मी। पहले 50 वाला, 50 का दीजिएगा पहले, और उसके बाद? फिर 300 का 100 बिकेगा। ठीक है, 1500। ये 50 पूरा बिक गया और इस 300 में 100। 200 का। यस मैम। क्लोजिंग स्टॉक इज 200 एट द रेट ऑफ 15। अमाउंट इज 3000। क्लियर? यस मैम। और 19 के बाद फिर 28 तारीख को हमने और खरीदा शायद 100 यूनिट ना? क्या 28 को कुछ बेचे भी है सेम डे? आंसर इज
बचा कितना है? 115 करके 112 करके और 112 करके अमाउंट इज 1200 और एक बिग ब्रैकेट का मदद लेकर के हम लोग इसको ऐसे कर देंगे कि ये एक ही दिन का स्टॉक है। ठीक है, नाउ द लास्ट 29 तारीख का क्या कुछ खरीदारी हुई है? नो मैम। सेल हुआ है यस मैम। 150 कितना यूनिट? 100 100 यूनिट ना? यस मैम। कौन सा निकलेगा, कौन से लॉट से निकालोगे? मैम 15 15 वाला। 15 वाला, ऊपर वाला, फर्स्ट वाला। इन दोनों में जो FIFO है, फर्स्ट इन है, वही फर्स्ट आउट होगा। 15 वाला निकल गया, अब बचेगा कौन सा? टेल मी। मैम 115 100 15 वाला और 100 12 वाला। वेरी गुड। तो ये 1500 1200 टोटल देखो तो आंसर 2700। गॉट इट? यस मैम। ओके ना? यस मैम। सो LIFO से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपसे क्या, अगर हम बोले कि LIFO विल बी योर होमवर्क? या यस मैम। बन जाएगा मैम। बन जाएगा। लास्ट वाला निकाल लेना, पहले वाला छोड़ते चले जाना। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके ना? तो वेटेड एवरेज आज पढ़ोगे या अगले क्लास में पढ़ोगे? देखते हैं आपका होमवर्क हो पाता है कुछ कॉपी बुक से। देखो ये जो बनाए ना, ये LIFO मेथड से है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओगे ये वाला, ये विदा सिर्फ परचेज था और सेल था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। और 3 में क्या किया है, सेल का भी डेट डाल दिया है। ये अलग अलग डेट में सेल हो रहा है, कब कब बिका। ठीक है, तो अगर सेल का डेट मिल गया तो हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा लंबा सा, जो अभी हम लोगों ने बनाया। इसको इस स्टेटमेंट का पता है नाम क्या है? इसको नाम स्टोर लेजर या स्टॉक लेजर बोलते हैं इसको। जो भी हम लोगों ने बनाया ना, रिसीट का एक कॉलम, इश्यू का एक कॉलम और बैलेंस का एक कॉलम, ये LIFO से बनाया। मैम अपने मर्जी से LIFO से बना देंगे या FIFO से? नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, आपको जरूर लिखा होगा। कंप्यूट नहीं लिखा है, और ये LIFO से, लेकिन वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में लिखा रहेगा कि आप LIFO यूज करिए या FIFO करिए या वेटेड एवरेज करिए। नहीं तो तीनों में आंसर आप देख रहे हो अलग आता है। LIFO से बना हुआ है और FIFO से ये सिंपल प्राइस सिंपल से बनाया। देखो हम लोग ने किया था ना, ऐड कर दिया था प्राइस को, ये 5 का लेकर के डिवाइडेड बाय 5 करके सिंपल एवरेज का, ये सबसे शुरुआत में देना चाहिए था। वेटेड एवरेज अभी आप नहीं बनाओगे क्योंकि अभी हम लोगों ने वेटेड कवर नहीं किया है। आप एक काम करना, एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने कॉपी में लिया है, आपका होमवर्क कॉपी वाला एग्जाम्पल जो मैंने खुद बनाया एग्जाम्पल वो रहेगा, और बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 2 and 3। ठीक है, 2 में आप ऑल मेथड से बनाओगे, चारों मेथड। ऑल मतलब क्या हो गया, समझ में आया? 2 आप बनाओगे सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, LIFO। ठीक है, और इलस्ट्रेशन 3 आप बनाओगे FIFO LIFO से। एंड LIFO। और इलस्ट्रेशन 3 का वेटेड एवरेज हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, इन नेक्स्ट क्लास। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। तो ये दोनों आपका होमवर्क। और एक जो हमने अपना क्लास वर्क में आज क्वेश्चन किया है, जो अभी FIFO से बनाया है हम लोग, क्वेश्चन को आप उसी को रीड्राफ्ट करोगे, LIFO से बनाओगे। गॉट इट? ये छोटा सा एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने कॉपी में देखा था, यहाँ पर ये वाला। ठीक मैम है, एक बार एग्जांपल का क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ हम दे रहे हैं, इसको स्टॉक लेजर या स्टोर लेजर करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन हम फिर से रिड्राफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी हैव परचेज डेट, वी हैव सेल डेट। परचेज हमने किया 1 तारीख जनवरी का, 5, 18 और 28। 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 12, 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 15, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 12। सेल हो रहा है 6 तारीख को, सेल हो रहा है 19 तारीख को और 29 तारीख को। आई थिंक इसमें 250 यूनिट सोल्ड। ठीक है,
सेल ऑफ यूनिट इज, इसके बाद 19 में शायद 150 यूनिट है और इसमें 100 है, टोटल देख लो 500 होना चाहिए। टोटल खरीदा है 700 यूनिट, बेचा है 500। देखो बेचने में कभी रेट नहीं देगा, इट विल नॉट बी गिवन कि कौन से रेट से निकला, इशू कौन से रेट से हुआ, क्वेश्चन में कभी नहीं देगा। आपको यही तो निकालना है कि LIFO रहेगा तो कौन से मेथड से निकलेगा, FIFO रहेगा या वेटेड रहेगा तो कौन से मेथड से रहेगा। ठीक है, तो सेल का सिर्फ क्वांटिटी रहेगा और परचेज का क्वांटिटी भी रहेगा और रेट भी रहेगा। इज इट ओके? यस मैम। इसका आप LIFO बना के लाओगे और FIFO से हम लोगों ने आज देख लिया, राइट? ओके मैम। ठीक है, और होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगा क्योंकि सेल का डेट मिसिंग है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सेल डेट इज मिसिंग, तो हम लोग क्या ड्राफ्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चारों का कैलकुलेशन करेंगे। गॉट इट? और इलस्ट्रेशन 3 में सिंस सेल डेट इज गिवन सो वी हैव टू प्रिपेयर स्टोर लेजर, और स्टोर लेजर आप LIFO से बनाओगे एंड FIFO से भी घर में बना लेना। हमने क्लास में जरूर किया है लेकिन एक बार आप उसे भी ड्राफ्ट कर लोगे। ठीक है, ओके मैम। यस क्लास ओवर करें। आज का क्लास अभी भी कर देंगे, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप क्लास को देख। ओके मैम। ओके, एंड कर। Bye.